नई उमंग और नई उम्मीद के साथ नए साल में करते हुए पदार्पण एक बार फिर से आपके साथ है कृषि दर्शन। आप सभी कृषक भाई बहनों को शिल्पा भावना का सादर नमस्कार और कृषि दर्शन के पूरे परिवार की ओर से आपको नए साल की यानी कि 2014 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल यानी कि नई खुशियाँ और एक कृषक के लिए खुशियों का अर्थ तभी सार्थक हो पाता है जब बात हो अच्छे उत्पादन की, अच्छे प्रशिक्षण की और खेती के नए नए अच्छे आयामों की। इसीलिए 2014 में नए साल के साथ साथ भारत सरकार का कृषि विभाग हम सभी के लिए लेकर आ रहा है बहुत सारी नई नई तकनीकें जो हमारा उत्पादन बढ़ाने में तो हमारा साथ देंगी ही, बल्कि उसके साथ साथ हमें हमारी मेहनत का असली फल भी दिलवाएंगी और हमारा ये नया साल मुनाफों से भरा हुआ होगा। कैसे होगा ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। छत्तीसगढ़ के किसानों का रुझान गन्ने की खेती की ओर बढ़ा। चालू वित्त वर्ष के दौरान सोया मील के निर्यात में बढ़ोतरी। चालू पेराई सीजन में 250 लाख टन चीनी उत्पादन की संभावना। आपूर्ति ज्यादा होने से मेथा तेल के दामों में आ रही गिरावट। नमस्कार, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता निर्वाण और अब खबरें विस्तार से। किसान भाइयों, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में गन्ने का उत्पादन भी बढ़ रहा है। गन्ना उत्पादन में किसानों की रुचि बढ़ने से प्रदेश में गन्ने के बुआई रकबे में बढ़ोतरी हो रही है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के किसानों ने परंपरागत रूप से धान उगाने के अलावा तिलहन, दलहन और गन्ने के उत्पादन की ओर भी दिलचस्पी दिखाई है। किसानों के इस रुख के कारण प्रदेश के मध्य भाग के किसानों का रुझान गन्ने की खेती की ओर बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग के एक अधिकारी के अनुसार राज्य के किसान दोनों सीजन में सिर्फ धान की फसल को तरजीह देते हैं, लेकिन अब किसान दूसरी फसलों के उत्पादन की ओर भी मुड़ रहे हैं। प्रदेश में शुगर मिलों की स्थापना के बाद किसानों की रुचि गन्ना उत्पादन की ओर बढ़ी है। राज्य में इस साल 24,000 हेक्टेयर से भी अधिक रकबे में गन्ने की फसलें ली गईं, जो पिछले साल से करीब 8% अधिक है। इस साल और अधिक किसानों के गन्ना उत्पादन की ओर मुड़ने के संकेत हैं। राज्य के बालोद, कवर्धा और सूरजपुर में चीनी मिलें लगने के बाद और अधिक किसान गन्ना उत्पादन से जुड़ रहे हैं, जिससे धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की मिट्टी में गन्ने की मिठास घुल रही है। चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक देश से सोया मील के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार नवंबर माह के दौरान भारत से 5.19 लाख टन सोयाबीन का निर्यात किया गया। देश से प्रोटीन से भरपूर सोया मील के निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार पिछले मार्केटिंग वर्ष 2012-13 अक्टूबर से सितंबर के बीच 24.73 लाख टन सोया मील का निर्यात हुआ था। वित्तीय वर्ष के आधार पर अप्रैल से नवंबर के बीच निर्यात में 13.61% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। चालू वित्त वर्ष 2013-14 के पहले 8 महीनों के दौरान 15.90 लाख टन सोया मील का निर्यात किया गया, जबकि पिछले साल समान अवधि में 14.05 लाख टन सोया मील का निर्यात हुआ था। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सोपा के अनुसार नवंबर माह के दौरान भारत से 5.19 लाख टन सोया मील का निर्यात किया गया, जबकि पिछले साल नवंबर में 5.17 लाख टन सोया मील का निर्यात किया गया था। ईरान सोया मील का सबसे बड़ा आयातक रहा। ईरान को 1.87 लाख टन सोया मील का निर्यात सिर्फ नवंबर में किया गया। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने चालू पेराई सीजन में 250 लाख टन चीनी उत्पादन की संभावना जताई है। घरेलू मांग से अधिक चीनी उत्पादन होने से देश में एक ओर जहां चीनी के दाम नियंत्रण में रहेंगे,
वहीं इसके अधिक मात्रा में निर्यात होने के आसार है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने चालू पेराई सीजन 2013-14 में 250 लाख टन चीनी उत्पादन की संभावना जताई है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार मौजूदा सीजन में मानसून की बरसात अच्छी होने से गन्ने के खेतों को पर्याप्त पानी मिला है, जिससे गन्ने की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। गन्ना उत्पादन बेहतर होने से चीनी मिलों में गन्ने की सप्लाई बढ़ी है। गन्ने की सप्लाई बढ़ने से चालू पेराई सीजन के दौरान पेराई में भी वृद्धि होगी। इससे दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में शुमार भारत में चालू पेराई सीजन के दौरान 250 लाख टन चीनी उत्पादन होने की संभावना है, जबकि घरेलू मांग 230 लाख टन ही रहने का अनुमान है। अधिक चीनी उत्पादन की संभावना को देखते हुए इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी इस्मा ने अक्टूबर से शुरू मौजूदा मार्केटिंग वर्ष 2013-14 के दौरान 30 से 40 लाख टन चीनी निर्यात का लक्ष्य रखा है। निर्यातकों के साथ ही घरेलू फार्मा उद्योग की मांग कमजोर होने से मेथा तेल की कीमतों में गिरावट आने की संभावना है। एसेंशियल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार इस समय निर्यात सौदे सीमित मात्रा में हो रहे हैं और उपलब्धता अधिक है। निर्यातकों के साथ ही घरेलू फार्मा उद्योग की मांग कमजोर होने से मेंथा तेल की कीमतों में 4 से 5% तक की गिरावट आने की संभावना है। एसेंशियल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार विश्व की कई कंपनियों ने मेंथा तेल की बजाय सिंथेटिक तेल का उपयोग शुरू कर दिया है, क्योंकि मेंथा तेल के मुकाबले सिंथेटिक तेल की कीमतें करीब 200 रुपए से 250 रुपए प्रति किलो कम हैं। इस समय निर्यात सौदे सीमित मात्रा में होने और घरेलू बाजार में आपूर्ति ज्यादा होने से भी मेंथा तेल के दामों में कमी आ रही है। इस समय मेंथा तेल की दैनिक आवक 450 से 500 ड्रम की हो रही है। एक ड्रम में 180 किलो तेल होता है। चंदौसी मंडी में मेंथा तेल के भाव 930 से 940 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार स्टॉकिस्टों के पास पहले का भी स्टॉक जमा होने से कुल उपलब्धता मांग से अधिक होने से भी दामों में गिरावट बनी हुई है। किसान भाइयों, खेती किसानी में मौसम की एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि खेती का कोई भी कार्य आप मौसम को ध्यान में रखे बिना नहीं कर सकते। तो आइए लेते हैं मौसम का पूर्वानुमान व इसके अनुसार कृषि परामर्श। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में गरज के साथ बरसात हो सकती है। पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों में बरसात हो सकती है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के इलाकों में अगले 48 घंटों में बरसात होने की उम्मीद है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी आ सकती है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सापेक्षिक आर्द्रता के अधिक रहने की संभावना को देखते हुए गेंदे की फसल में पुष्प सड़न रोग के आक्रमण की निगरानी करते रहें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आइए अब देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों की जानकारी लेते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। गेहूं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की मंडी में न्यूनतम 2100 रुपये प्रति क्विंटल से अधिकतम 2300 रुपये प्रति क्विंटल रहे। वहीं राजकोट गुजरात की मंडी में 1635 से 1975 रुपये और
चकुलिया झारखंड की मंडी में 1600 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल रहे। इसके अलावा बेगू राजस्थान की मंडी में 1520 से 1560 रुपये प्रति क्विंटल रहे। चावल दिवी आंध्र प्रदेश की मंडी में 2400 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल रहे और कछार असम की मंडी में 2400 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल रहे। इसके अलावा सथूर तमिलनाडु की मंडी में 1350 से 1400 रुपये प्रति क्विंटल रहे। इसके अलावा बरेली उत्तर प्रदेश की मंडी में 2050 रुपये प्रति क्विंटल रहे। मक्का देहगम गुजरात की मंडी में 1200 से 1450 रुपये प्रति क्विंटल रहे और उसीलमपट्टी तमिलनाडु की मंडी में 3400 से 3600 रुपये प्रति क्विंटल रहे। इसके अलावा सीतापुर उत्तर प्रदेश की मंडी में 1340 से 1540 रुपये प्रति क्विंटल रहे। सरसों तेल कछार असम की मंडी में 9500 से 9900 रुपये प्रति क्विंटल रहे और जमशेदपुर झारखंड की मंडी में 8800 से 8900 रुपये प्रति क्विंटल रहे। इसके अलावा बस्ती उत्तर प्रदेश की मंडी में 3185 रुपये प्रति क्विंटल रहे। अब एक नजर डालते हैं फल सब्जियों के भाव पर। सेब झज्जर हरियाणा की मंडी में न्यूनतम 4300 रुपये प्रति क्विंटल से अधिकतम 6000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। पट्टी पंजाब की मंडी में 1500 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल रहे और रामपुर उत्तर प्रदेश की मंडी में न्यूनतम और अधिकतम 4450 रुपये प्रति क्विंटल रहे। अमरूद नारनौल हरियाणा की मंडी में 800 रुपये से 1000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। अमरावती महाराष्ट्र की मंडी में 1000 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल रहे। अनानास अंगामाली केरल की मंडी में 1600 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल रहे और सरहिंद पंजाब की मंडी में 2000 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल रहे। प्याज चीका हरियाणा की मंडी में 1200 से 1300 रुपये प्रति क्विंटल रहे और राजकोट गुजरात की मंडी में 350 से 1075 रुपये प्रति क्विंटल रहे और लामलोंग बाजार मणिपुर की मंडी में 2500 रुपये प्रति क्विंटल रहे। टमाटर पिलेर आंध्र प्रदेश की मंडी में 800 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल रहे और कछार असम की मंडी में 2000 से 2300 रुपये प्रति क्विंटल रहे। आलू खतरा पश्चिम बंगाल की मंडी में 1220 से 1260 रुपये प्रति क्विंटल रहे और फिरोजपुर सिटी पंजाब की मंडी में 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल रहे। अब एक नजर विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। लहसुन उकलाना हरियाणा की मंडी में न्यूनतम और अधिकतम 6000 रुपये प्रति क्विंटल रहे और राजकोट गुजरात की मंडी में 750 से 4500 रुपये प्रति क्विंटल रहे। अदरक अंगामली केरल की मंडी में 18000 से 21000 रुपये प्रति क्विंटल रहे और नारनौल हरियाणा की मंडी में 3000 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। जीरा राजकोट गुजरात की मंडी में 10,730 रुपये प्रति क्विंटल से 11,650 रुपये प्रति क्विंटल रहे। काली मिर्च अंगामली केरल की मंडी में 49,500 रुपये से 50,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे और सुल्तान बाथेरी केरल की मंडी में 50,500 से 51,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। भारत न केवल दूध उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है, बल्कि अब दुनिया भर में कृषि जगत के क्षेत्र में अपने बहुत अच्छे पांव जमाता जा रहा है। इसीलिए भारत सरकार के कृषि विभाग ने 2014 में बहुत सारी नवीनतम तकनीकों के साथ आगे आने का सोचा है,
ताकि सभी कृषकों के लिए उत्पादन का एक नया जरिया बन सके। और इसके साथ साथ पशुपालन की कौन कौन सी नई तकनीकें हैं जिसके इस्तेमाल के बाद कृषकों को मुनाफा हो सकता है, इन सभी नीतियों के साथ भारत सरकार का कृषि विभाग आगे आ रहा है। कौन कौन सी हैं ये नीतियां जो 2014 में हमें मुनाफा दिलवाएंगी, आइए देखते हैं। साल नई, सौगात नई, बात नई। जी हाँ, निश्चित तौर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कि देश की एक शीर्षस्थ कृषि संस्था है और वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्रालय के द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए कई शोध कार्य ऐसे किए गए हैं जिसने कि पिछले कई दशकों से हमको भरपूर उत्पादन तो दिया ही है, साथ साथ गुणवत्तापूर्ण उसने उत्पाद भी दिए हैं। इस दिशा में क्या कुछ और नया होने जा रहा है, आइए इस बात की जानकारी लेते हैं डेयर के सचिव एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर एस अय्यप्पन साहब से। तो जो नई खोज है उसको लेकर के क्या कुछ हो रहा है और जिस तरीके से हमने 255.37 मिलियन टन का जो खाद्यान्न उत्पादन किया, निश्चित तौर पर उसका आधार शोध था। अब क्या योजनाएं हैं? नमस्कार, आप सभी को शुभकामनाएं। नया साल सबको मंगलमय हो, कृषि में खुशी ज़्यादा हो और नए उमंगे, नए सपने हम सभी के बीच में जो है वो सब साकार हो। इसी शब्द के साथ मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से आप सभी को नया साल का मुबारक देता हूँ। जैसा अभी बात हो रहा था, 2013 हम सभी को बहुत ही हर्षदायक साल रहा, बहुत ही शक्तिवर्धक साल रहा। जैसा बताए 255 ही नहीं, उससे ज़्यादा भी हो गया हमारे खाद्यान्न उत्पादन। यही नहीं, हमारे बागवानी का उत्पादन ये भी देखिए, फल और सब्जियों का 260 मिलियन टन को पार कर दिया। इसी तरह जो भी चीज़ बात करिए, दूध हो, मछली हो, मांस हो, मैं दान का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। 100 मिलियन टन का मार्क पार कर दी और गेहूँ भी उसी तरह लगभग 95 मिलियन टन तक हो गया। इसी तरह न्यूट्री सीरियल्स का भी जो हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे जो फूड से हेल्थ फूड्स का जो बात करते हैं, उस दिशा में न्यूट्री सीरियल्स का भी बहुत ही अहम भूमिका है। तो ये इस साल क्या हुआ, नए बासमती राइस का उदाहरण के लिए 1121 जो हम बात कर रहे थे अभी, 1509 नए किस्म का बासमती राइस दान निकली, जिसमें ब्लास्ट भी कम होगा, लॉर्जिंग नहीं होगा। इसी तरह हम पिछले बार गेहूं का नए किस्म का बात किए थे, अभी और एक 3059 का भी गेहूं का किस्म हमारे सामने आ गया है। मैं ये कहते जा सकता हूँ, लगभग 100 से ज़्यादा वैराइटीज़ किस्म हम रिलीज़ किए। सभी आजकल का जो हमारे चुनौती है, कंसर्न है, वो क्लाइमेट चेंज का, जो हवामान परिवर्तन का जो हम बात करते हैं, उसको किस तरह नए किस्में यूज़ हो सकता है। ये समर मूंग का उदाहरण के लिए हमारे पास 62 दिन का वैरायटी था, अभी हमारे पास में 55 दिन का, 50 दिन का वैरायटी आ गई, जो जिसमें वो 3 क्रॉप उगाने के लिए, वो खरीफ का बाद में, रबी से पहले, बीच में एक समर मूंग ले सकते हैं। समन्वित कृषि के लिए कई मॉडल्स भी विकसित होकर आए, लगभग 100 डेस्टिनेशन में हम इसका डेमॉन्स्ट्रेट किए और मैं कई दूर दराज इलाकों में मुझे जाने का अवसर मिला। वो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति हो, जहां मैं किसान को खुद देखा, 1 एकड़ का ब्रोकोली में कम से कम 5 लाख रुपया नेट प्रॉफिट मिल रहा था। इसी तरह ये तटवर्ती क्षेत्र में सुंदरबंस में बाली गांव में जाने का अवसर मिला इस साल 2013 में, जहां वो मछली पालन से या समग्र समन्वित कृषि जो अभी मैं बोला उससे, या लैंड शेपिंग करके सुंदरबंस में लाभ जो हम बात करते हैं इनकम का, आमदनी का कृषि में, वो लोग मुझे खुद बताएं, किसान भाइयों बहनें, 6 से 4 गुना वो लाभ बढ़ गया। इसी तरह भाइयों बहनों, आपके परिश्रम से, हमारे साइंसदानों के नए तकनीकों से, एक्सटेंशन जो चल रहा है, हमारे बीच में जो विचार का आदान प्रदान चल रहा है, तो ये सभी को हम ये कहते हैं विन विन सिचुएशन, भागीदारी, साझेदारी जो हम बोलते हैं, इसको कहते हैं साझेदारी किसान और वैज्ञानिक के बीच में। आने वाले साल 2014 में
हम सभी कई नए कार्यक्रम को हमारे सामने आपके सामने लाएंगे। यह अभी 12वीं योजना का अभी शुरुआत हो गई है। इसमें एक बात जो सामने आती है डॉक्टर येपन, वो कि हमने इतना उत्पादन किया लेकिन कटाई के बाद की जो प्रौद्योगिकी है वो अपने आप में उतनी सशक्त नहीं हो पाई और हमारा काफ़ी मतलब हानि भी पहुंची। तो इस साल उस हानि को रोकने के लिए क्या किया जाए? जी, मैं वही बताना चाह रहा था सेकेंडरी एग्रीकल्चर का बारे में। आप सही बोले, हम हमारे किसान भाइयों इतने लगाव से सब करते हैं और कटाव तक आ जाता है हमारे मैदान हो या सभी चीज़। बाद में कटाव उपरांत हमारे पास जो नष्ट होता है, पहले भी हम कुछ एस्टिमेट्स किए हैं 6% से लेकर 18% विभिन्न खाद्यान्नों में। अभी सेकेंडरी एग्रीकल्चर का मतलब जो कैचमेंट एरियाज़ है वहाँ किस तरह मूल्यवर्धन किया जा सकता है, प्राथमिक संस्करण किस तरह किया जा सकता है, वो दान हो आम हो जो भी हो, इसका विशेष प्लेटफॉर्म चलेगा सेकेंडरी एग्रीकल्चर का। इसी तरह फार्मर फर्स्ट, किसान प्रथम, स्टूडेंट रेडी, विद्यार्थी लोग हैं वो तैयार हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हमारे युवा पीढ़ियों को कृषि में आकर्षित करके और वहाँ रखने के लिए एक आर्या प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी फोरसाइट सेंटर, ये हम आपके सामने उभर के आएगा 2014 में। और एक बार नए साल नए उमंगे हाथ मिलाएंगे, साथ में काम करेंगे, भारतीय कृषि को और हाइट्स में ले जाएंगे ताकि ये हर नागरिक इस देश का किसान को ऋणी रहे। मैं सर आखिर में एक बात और जानना चाहूँगा, जो कृषि इनोवेशन की बात की जा रही है, एग्रीकल्चर इनोवेशन, तो उसमें निश्चित तौर पर किसान का भी विशेष योगदान है। तो इस दिशा में किसान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक मिलकर के इनोवेशन की दिशा में क्या कर रहे हैं? सही बात है, जो मैं पहले बोला, अभी कृषि में 3 चीज़ों का ज़रूरत है। एक है फोरसाइट, वो है विजन, आगे में क्या करना है 5 साल 10 साल 20 साल में। दूसरा साझेदारी, पार्टनरशिप, उसके बिना कृषि में बढ़ोतरी नहीं हो सकता है। तीसरा जो आप अभी बताए वो नवोन्मेषी इनोवेशंस, इसी को लेके एक चीज़ है 2 साइंस इंस्टीट्यूट्स में लैबोरेटरीज में काम होता है, उसमें इनोवेशंस किस तरह होते हैं। दूसरा हमारे किसान भाइयों 13 करोड़ जो हमारे फार्मर्स फैमिलीज़ है अक्रॉस द कंट्री, वो रोज़ खेत में दिन रात जो लगे रहते हैं, वो हर क्षण हर घंटा कुछ नए सोच आता है, हाथों में कुछ नया निकलता है। वो पानी का प्रबंधन हो सकता है, फार्म मैकेनाइजेशन हो सकता है। कई हमारे फार्मर्स भाइयों अपने फार्मर्स वैरायटीज़ निकाले हैं। तो इसी भी सभी को क्रोडीकरण करने के लिए, फोकस करने के लिए ये 2-3 सालों से हम एक नए कार्यक्रम चलाए, फार्मर्स इनोवेशंस प्लेटफॉर्म, उसको फिनोवेशंस बोलते हैं वो। और इसमें आगे बढ़ते हुए 14 में एक एग्रीकल्चरल साइंस फाउंडेशन भी बनेगा, इनोवेशंस को और एक नया आयाम मिलेगा। तो हम मेरी तरफ से भी सर आपने जो शुभकामनाएं हैं कि आप इस दिशा में अच्छी प्रगति करते हुए और देश के किसान को बहुत कुछ दें, चाहे वो क्षेत्र खाद्यान्न का है अथवा पशुधन का। तो आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो देखा आपने किस तरीके से जो हमारी कृषि की प्रयोगशालाएं हैं वो तैयार हैं, चाहे बात पशुधन के क्षेत्र की हो, उसके विकास की हो, उत्पादों की हो, या फिर खाद्यान्न को और बढ़ोतरी देने की, हर कृषि वैज्ञानिक इस कार्य में लगा हुआ है। और जैसा कि डॉक्टर येपन ने आपको बताया कि जो भी साल में अधिक से अधिक कार्य होगा वो निश्चित तौर पर किसान हितकारी कार्य होगा। और इस तरीके से जो खाद्यान्न सुरक्षा मिलेगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी, और उससे बड़ी बात यह है कि किसानों को एक तरीके से आय के नए स्रोत भी पैदा होंगे। तो निश्चित तौर पर वो सुबह इस वर्ष तो ज़रूर आएगी जब हर थाली भर जाएगी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा, और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ।
आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। आज का हमारा और आपका साथ यहीं तक था, लेकिन जैसा कि हमने जिक्र किया कि इस नए साल में कृषि दर्शन में आपके लिए बहुत कुछ नया है, इसीलिए कल हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड, जहां पर महिला बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी सहकारी समितियां आगे आ रही हैं। क्या कुछ हो रहा है वहां पर, ये आपको बताएंगे कल। लेकिन आज के लिए शिल्पा भावना को अनुमति दे दीजिए। आपसे फिर मिलेंगे कृषि जगत की ढेर सारी ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ। नमस्कार।